अरविंद केजरीवाल न सिर्फ शराब घोटाला के किंगपिन हैं, बल्कि पैसे ऐंठने के मामले में भी उनका कोई जवाब नहीं। सीबीआई ने व्हाट्सएप चैट और अन्य दस्तावेजी सबूतों के हवाले से बताया कि केजरीवाल ने पार्टी के प्रचार के लिए पैसे ऐंठने में अहम भूमिका निभाई। सीबीआई ने अदालत से आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अन्य सबूतों के साथ साथ व्हाट्सएप चैट भी पेश किया, जिसमें दिखाया गया कि केजरीवाल ने गोवा में आप के प्रचार के लिए पंजाब में लोगों से पैसे ऐंठने में किस तरह से भूमिका निभाई। कार्यवाही के दौरान सीबीआई के वकील ने कथित अपराध की आय का विवरण दिया और कहा कि केजरीवाल के मीडिया मैनेजर ने साउथ ग्रुप से बातचीत की थी। इस समूह से एकत्र किए गए धन को गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अभियान के लिए इस्तेमाल किया। वकील ने यह भी संकेत दिया कि केजरीवाल ने उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता का वादा करते हुए अपने प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। सीबीआई के वकील ने यह भी सबूत पेश किया कि केजरीवाल के सह आरोपी ने के कविता की निजी सहायक के साथ समन्वय किया। सह आरोपी ने व्हाट्सएप मैसेज और गवाहों के बयानों के साथ महादेव लिकर को बंद करने के लिए दबाव डाला था। इसके अतिरिक्त वकील ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अमित अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी की तरफ से महादेव लिकर को संबंधित रिश्वत देने के लिए धमकी दी। सीबीआई के मामले में व्हाट्सएप चैट और अन्य दस्तावेजों के साक्ष्य शामिल हैं, जो पंजाब और साउथ ग्रुप के व्यापारियों से गोवा चुनावों के लिए कथित वित्तीय लेन देन को दर्शाते हैं। सीबीआई मगुंटा रेड्डी से संबंधों की जांच भी कर रही है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि केजरीवाल की इच्छा के अनुसार पैसा खर्च किया गया। पूरा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में भेजा गया था। सीबीआई ने अदालत को बताया कि सह आरोपी और पूर्व आप संचार प्रभारी विजय नायर को केजरीवाल ने बीआरएस नेता के कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुची बाबू गोरंटला, पी सरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनॉय बाबू के साथ साउथ ग्रुप के साथ समझौते पर बातचीत करने के लिए नियुक्त किया था। ये सभी केस में सह आरोपी हैं। सीबीआई के अनुसार साउथ ग्रुप व्यापारियों और राजनेताओं का एक गिरोह है, जिन्होंने शराब लाइसेंस के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। सीबीआई ने दावा किया कि विधायक दुर्गेश पाठक को गोवा चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया था और रिश्वत के माध्यम से प्राप्त धन उनके निर्देश पर खर्च किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि चुनाव खर्च से जुड़े सभी लेन देन नकद में किए गए। उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी हर कहीं हर किसी से उसकी जाति पूछते हैं। अखिलेश यादव भी बगैर जाति पूछे किसी से बात नहीं करते। राहुल और अखिलेश के चेले चपाटों ने जेएनयू तक में हंगामा कर दिया कि गिन कर बताओ कि कितने ठाकुर, कितने यादव। राहुल गांधी मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट में अल्पसंख्यकों को खोजते हैं। शुक्र है कि अभी तक इस खेल के मैदान में दलितों और अल्पसंख्यकों की गिनती नहीं हुई। इस जातीय राजनीति की नई लहर के बीच योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिससे राहुल और अखिलेश की सियासत चक्कर में पड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ ने आगरा के कार्यक्रम में जन्माष्टमी के दिन अपने संबोधन में जो बयान दिया, वो बीजेपी के बदलते कलेवर का संकेत दे रहा है। योगी ने हिंदुओं को लेकर कहा कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वे जहां भी भाषण देते हैं तो उन भाषणों में हिंदुत्व, हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू और हिंदुओं की एकता जैसे वर्ड्स जरूर होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से एक बार फिर देश को सियासत के लिए हिंदुत्व मोड ऑन कर दिया है? बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश से ही हुआ, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने ये नैरेटिव चलाया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। देश में इस वक्त जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनावों और हरियाणा विधानसभा चुनाव की चर्चा है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ा टेस्ट अगले 3 से 4 महीनों में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, जिसके लिए अंदर खाने रणनीतियां बनाई जा रही हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ अचानक इतने फायर मोड में कैसे आ गए? उत्तर प्रदेश हमेशा से ही बीजेपी के लिए हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और इसलिए योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक होना
बीजेपी की नई सियासी रणनीति के संकेत दे रहा है, जिसका असर पूरे देश पर दिख सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वहां के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हिंदुत्व या हिंदुओं को लेकर आक्रामक बयान आते हैं तो वह योगी आदित्यनाथ का ही इफेक्ट होगा। जन्माष्टमी के दिन ही एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हिंदुत्व को धार देते हुए एक बड़ा बयान दिया और यहां तक कहा कि जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें रामकृष्ण की जय बोलना ही होगा। मोहन यादव ने कहा कि रहीम रसखान जैसे महान लोगों का हम गुणगान करते हैं जो भारत की खाते थे और यहीं की बजाते थे। मोहन यादव ने कहा कि ये नहीं चलेगा कि भारत की खान और कहीं और की बजान। बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसका उदय ही हिंदुत्व की बिसात पर हुआ था, जिसके चलते 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली पार्टी अगले 1 दशक में उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में सत्ता पर काबिज हो गई। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से नाराज चंपई सोरेन ने अब जाकर जेएमएम छोड़ने की बात और बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन बड़ी बात यह कि हेमंत सोरेन के इशारे पर झारखंड पुलिस चंपई सोरेन की निगरानी पिछले 5 महीनों से कर रही थी। मतलब कि अपनी ही पार्टी के नेता और सरकार के बड़े मंत्री की निगरानी पुलिस से करवाई जा रही थी। सवाल ये कि जब चंपई सोरेन जैसे नेता की निगरानी करवाई गई तो फिर दूसरे विधायक और मंत्री की क्या बिसात। और बड़ी बात यह कि क्या हेमंत सोरेन को अपने ही नेताओं और मंत्रियों पर भरोसा नहीं। चंपई सोरेन की जासूसी किए जाने का सनसनीखेज खुलासा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया। हिमंता शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन पर उनकी ही सरकार की पुलिस पिछले 5 महीने से नजर रख रही थी। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के करीबी लोगों ने दिल्ली के एक होटल में झारखंड पुलिस की विशेष शाखा के 2 उप निरीक्षकों को उन पर नजर रखते हुए पकड़ा था। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज से 1 हफ्ता पहले चंपई सोरेन जी दिल्ली गए थे। उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताए, फिर दोबारा 26 तारीख को वे दिल्ली गए। दोनों बार वे दिल्ली के ताज होटल में रुके थे, लेकिन कल पता चला कि दोनों बार उनको झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम फॉलो कर रही थी। वो चंपई सोरेन का फोटो खींच रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया। चंपई सोरेन ने इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस जब दोनों को पकड़ कर ले गई तब पता चला कि दोनों झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। पहले वो लोग बोल रहे थे कि पत्रकार हैं। दोनों ने बताया कि चंपई सोरेन को ट्रैक करने के लिए जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने बताया कि आईजी प्रभात कुमार ने ये जिम्मेदारी दी। असम के मुख्यमंत्री ने चंपई सोरेन के फोन टैप कराए जाने की आशंका भी जताई और कहा कि उन्हें हनी ट्रैप करने की भी साजिश हो सकती है, क्योंकि एक महिला भी दोनों एसआई के संपर्क में थी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोरेन की 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि चंपई सोरेन पर भाजपा से बातचीत शुरू होने से पहले ही नजर रखी जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा से जुड़ने के फैसले के बाद पहली बार दिल्ली में मीडिया को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सिर्फ गुरुजी उनसे वरिष्ठ हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है, वे कुछ बोल नहीं पाते। पहले संन्यास लेने की सोची, लेकिन क्षेत्र की जनता की मांग पर हौसला मिलने के बाद तय किया कि सक्रिय राजनीति में रहेंगे। संगठन बनाने की भी सोची, लेकिन विधानसभा चुनाव समय कम था, इसलिए संगठन बना नहीं पाए। राज्य की परिस्थिति अलग थी। मंथन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी आलोचना झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने पर कर रहे हैं, उन सब का जवाब देना उचित नहीं समझते। भाजपा में शामिल होना है, ये तय है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। पश्चिम बंगाल के छात्र ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों की इस मांग से बौखलाई ममता बनर्जी धमकी की भाषा में बात करने लगी। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले को दबाने में ममता बनर्जी को सफलता हाथ नहीं लगी तो उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ममता तब और ज्यादा भड़क गईं जब छात्रों के समर्थन में बीजेपी ने राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया तो ममता बनर्जी धमकाने पर उतर आई। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि कोलकाता मुद्दे को लेकर टीएमसी 31 अगस्त 2024 को राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। बंगाल बंद पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो सब जगह आग लगेगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश पसंद है, वहाँ के लोग हमारी तरह बात करते हैं। बांग्लादेश और बंगाल की संस्कृति एक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश। मोदी बाबू, आप अपनी पार्टी को कहकर जो आग लगवा रहे हैं, याद रखिएगा अगर बंगाल में आग लगाएंगे
तो असम भी चुप नहीं बैठेगा, पूर्वोत्तर राज्य भी नहीं थमेंगे, न उत्तर प्रदेश, न बिहार, न ही ओडिशा थमेगा, दिल्ली भी शांत नहीं बैठेगी, आपकी कुर्सी हिलाकर रख देंगे। ममता बनर्जी की इस धमकी के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने करारा पलटवार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांत मजुमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि इस तरह की राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आवाज़ नहीं है। सुकांत मजुमदार ने चिट्ठी लिखते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने उकसाने वाले बयान दिए। सीएम ने टीएमसी की स्टूडेंट यूनियन को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन अब जो करना है करो। ये राज्य के सीएम की बदले की राजनीति का खुला समर्थन है। वो बेशर्मी से देश के विरोध में टिप्पणी करती हैं और कहती हैं याद रखें अगर बंगाल जलता है तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली भी जलेंगे। मजुमदार ने कहा कि ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आवाज़ नहीं, ये एक देश विरोधी व्यक्ति की आवाज़ है। उनका बयान लोगों को धमकाने, हिंसा भड़काने और लोगों के बीच नफरत फैलाने की एक साफ कोशिश है। वो अब ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के हकदार नहीं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हर एक लोक सेवक का शांति को बढ़ावा देने का कर्तव्य होना चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री का रुख चिंताजनक है और पश्चिम बंगाल के लोगों की सुरक्षा और राज्य की अखंडता को कमज़ोर करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस गंभीर मामले का संज्ञान लें और स्थिति को संभालने के, कानून के शासन को स्थापित रखने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई शुरू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत और बांग्लादेश के बीच तख्तापलट के पहले तक मजबूत संबंध थे। तख्तापलट के बाद स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से भारत नाराज है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर काबू नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश में अब नौकरी करने वाले हिंदुओं से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो कई जगह हिंदुओं से रंगदारी वसूल कर अत्याचार किया जा रहा है। जाहिर है कि इन बातों से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश बिजली के लिए काफी हद तक भारत पर ही निर्भर है, लेकिन अब बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने वाली भारतीय कंपनी को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की 5 बिजली कंपनीज का बांग्लादेश पर $1 बिलियन यानी लगभग 8400 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें सबसे अधिक बड़ी राशि अडानी पावर की है। अडानी पावर के अलावा सेल, एनर्जी इंडिया, पीटीसी इंडिया, एनटीपीसी त्रिपुरा, एनटीपीसी पावर ग्रिड शामिल हैं। मामले के जानकार बताते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर का है। अडानी पावर के पास झारखंड के गोड्डा में 1.6 गीगावाट बिजली पैदा करने वाला कोयला आधारित प्लांट है, जहां से बांग्लादेश के लिए एक विशेष लाइन से बिजली भेजी जाती है और यही वजह है कि अडानी पावर का लगभग $800 मिलियन बकाया है। बात भी गौर करने लायक है कि बकाया पेमेंट न होने के बावजूद इन कंपनीज ने अभी तक बिजली आपूर्ति जारी रखी है। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि इस व्यवस्था को अनिश्चित काल तक जारी रखना मुश्किल है। ये स्थिति न केवल दोनों देशों के संबंधों पर असर डाल सकती है, बल्कि इन कंपनीज के बिजनेस को भी गहरा आघात दे सकती है। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के मुताबिक ये कंपनीज बकाया राशि के बावजूद बांग्लादेश को बिजली दे रहे हैं और ये दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली, क्योंकि ये कंपनीज अपने शेयरधारकों और निवेशकों के प्रति जवाबदेह भी है। यही वजह है कि हाल ही में भारत सरकार ने अडानी पावर को भारत में बिजली बेचने की अनुमति दे दी है। अगर बांग्लादेश नियमित तौर पर भुगतान देने में कोताही बरतता है तो फिर बिजली कंपनीज बांग्लादेश की बत्ती गुल कर सकते हैं और ऐसा हुआ तो आर्थिक संकट में घिरे बांग्लादेश की स्थिति और बिगड़ जाएगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर बांग्लादेश का $20 मिलियन बकाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि एनटीपीसी, सेल एनर्जी और पावर ग्रिड ने इस मुद्दे पर सवालों का जवाब नहीं भेजा और एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि कुछ कंपनीज को भुगतान के संबंध में समस्याएं हुई हैं, जिनमें से कुछ का रिलेशन कोयला खरीद से भी है। अडानी पावर के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। बांग्लादेश पर बकाया राशि के बारे में टिप्पणी करने से इनकार किया। 2023 में पूरी तरह से चालू हो चुका गोड्डा संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले पर निर्भर है और कमीशनिंग के दौरान अडानी पावर ने कहा था कि संयंत्र से आपूर्ति की जाने वाली बिजली बांग्लादेश पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि ये महंगे तरल ईंधन से उत्पन्न बिजली की जगह ले लेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका परिवार बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इसके पीछे जमीन का लालच है। विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर दी। सिद्धरमैया के जमीन विवाद में फंसने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जमीन विवाद में फंसना कांग्रेस के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बीजेपी ने कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को 5 एकड़ के भूखंड के आवंटन के घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस अध्यक्ष पद से उनके बेटे प्रियंक खड़गे से इस्तीफा देने की मांग की, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की भी मांग की। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार में निरंतरता है, हम जहां भी जाएंगे भ्रष्टाचार करेंगे। ये कांग्रेस का नया नारा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की नाक के नीचे MUDS यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला और वाल्मीकि विकास निगम घोटाला होते हुए देखा। अब कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का मामला सामने आया। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नियमों की अवहेलना करके खड़गे परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को भूखंड आवंटित किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी, उनके दामाद राधा कृष्ण, बेटे प्रियंक खड़गे और राहुल खड़गे इस ट्रस्ट में शामिल हैं। भाटिया ने दावा किया कि हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कई कंपनीज और संगठनों ने भूखंड के लिए आवंटन दिया था, लेकिन इन नियमों की अनदेखी कर इसे खड़गे परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को आवंटित कर दिया गया। कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे द्वारा संचालित शैक्षणिक ट्रस्ट को मानदंडों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर एरोस्पेस पार्क में सिविक एनिमेटी भूखंड आवंटित किया गया। और एक बयान में पाटिल ने लहर सिंह सिरोया द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को बेंगलुरु में 5 एकड़ जमीन अलॉट की है। सरकारी जमीन के अलॉटमेंट की शिकायत एक एक्टिविस्ट ने दस्तावेजों के साथ कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत से की। इसके बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। पता ये लगा कि पिछले साल नवंबर में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन के लिए टेंडर निकाला था। इस टेंडर में बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एंड एरो पार्क की जमीन को भी शामिल किया गया, जिसमें सिविक एमिनिटीज डेवलप की जानी थी। इस साल मार्च में कर्नाटक की हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री MB पाटिल ने SC/ST के 43 एप्लीकेंट्स को लैंड अलॉट की है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे के ट्रस्ट को भी 5 एकड़ 25 करोड़ रुपए में जमीन दी गई है। जिस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन दी गई है, उस ट्रस्ट में राहुल खड़गे के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी वाइफ राधा बाई खड़गे, बेटा प्रियंक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधा कृष्ण भी सदस्य हैं। चूंकि सरकारी जमीन के नीलाम होते ही कांग्रेस की सरकार ने नीलामी के बजाय सीधा दलित कोटे से जमीन अलॉट कर दी, इसलिए राज्यपाल से कर्नाटक के हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर MB पाटिल के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाए जाने की इजाजत मांगी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।